तो आप सभी को नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखिए, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है प्राचीन काल का इतिहास। ये हमारी चौथी वीडियो है। बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ये। सभी प्रकार के एग्जाम जैसे एसएससी है और यूपीएससी है, जो बड़े लेवल के एग्जाम है उनके लिए बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं और पूछे जाएंगे। और चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न है, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो आंसर इसका ये है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसकी डिटेल पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल इसका रहा 380 से 413 ईस्वी तक। गुप्त वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? ये था गुप्त वंश का राजा। सभी गुप्त राजाओं ने समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री, श्री विक्रम, विक्रमादित्य, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, अजीत विक्रम आदि उपाधियां धारण की थी। अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन से किया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकटक राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि कौन सा राज्य था वो? वाकटक राज्य, जिसको उसने अपने राज्य में मिला लिया था। उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इसी कारण से उसे उज्जैनपुर यानी कि उज्जैनपुराधीश्वर भी कहते हैं। तो इसलिए उसको इस नाम से भी पुकारा जाता था। तो ये बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? इसका आंसर है सी, काशी प्रयाग में। और इसकी डिटेल जानते हैं। प्रयाग में आत्मसात करने वालों को पुराणों के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती थी। ये कहावत है। पुराणों के अनुसार जो योगी गंगा यमुना संगम पर आत्महत्या करके स्वर्ग को प्राप्त करता है वह पुनः नरक नहीं देख सकता, ऐसी कहावत थी। प्रयाग में वेश्यों और शूद्रों के लिए आत्महत्या व्यवस्था की स्थिति में यदा कदा ही मान्य थी, किंतु ब्राह्मणों और क्षत्रियों के द्वारा आत्म आन्याहुति दिया जाना एक विशेष विधान के अनुसार उचित था। अतः जो ऐसा करना चाहे तो ग्रहण के दिन यह कार्य संपन्न करते थे। कौन से दिन? ग्रहण के दिन इस कार्य को वे संपन्न करते थे, या किसी व्यक्ति को मूल्य देकर डूबने के लिए कर लेते थे। देखो कितनी कितनी प्रथाएं थी समाज के अंदर। वैसे ये प्रथा गलत थी, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उस टाइम की उनकी यही प्रथा थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में दृशद्वती किस नदी को कहा जाता था? तो वैदिक काल में दृशद्वती नदी का नाम था, जो आज के टाइम में जिसका नाम है घग्गर नदी। तो वैदिक काल में इसका नाम था दृशद्वती नदी। वैदिक काल में घग्गर नदी का पुराना नाम दृशद्वती नदी था। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया। नंबर 1 ये है। नंबर 2, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नंबर 3, हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के अतिरिक्त भाग आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। अब हमें बताना है कि इसमें कौन से सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसमें 1 और 2 दोनों सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अब देखिए इसकी डिटेल थोड़ी सी। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पैटर्न्स पर, यानी कि कौन से पैटर्न पर? ग्रिड पैटर्न्स पर बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। अतः कथन 1 सही है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें से कई एक आंगन केंद्रित भवन थे, जिनके चारों ओर कमरे बने थे। अतः कथन 2 भी सही है। हड़प्पावासी एकांतता को बहुत महत्व देते थे, जो उनकी भवन निर्माण पद्धति में भी परिलक्षित होती है। यहाँ भूमि तल पर बनी दीवारें, कहाँ पर? भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं मिलती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से अतिरिक्त आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। इसकी स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंबर 2 है मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत भाग में मिलता है। नंबर 3 अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। नंबर 4 अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल। मौर्य साम्राज्य संबंधित अभिलेखों में से अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में नहीं हुआ है। पश्चिमोत्तर से प्राप्त शाहबाज, गढ़ी, मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, कौन सी लिपि में थे? खरोष्ठी लिपि में है। जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त सरेकुन अभिलेख अरामेइक तथा यूनानी दोनों में है। कौन सी में? यूनानी में है और अरामेइक में है। अतः कथन 4 गलत है, तो सभी कथन सत्य हैं। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए सरमन शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो सरमन शब्द का प्रयोग होता था आंसर सी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया। ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि सरमन शब्द का प्रयोग करते थे उनके लिए जिन्होंने जीवन त्याग दिया हो। डिटेल देखिए, सरमन ऐसे लोगों को कहा जाता था जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। सुक्त पिटक में कहा गया है कि लोगों को 5 तरह से ब्राह्मणों तथा श्रमणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन, मन से, कर्म से, वचन से, मन से। अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर उनकी दिन प्रतिदिन जरूरतों को पूरा करना चाहिए। ऐसे लोगों की जो श्रमण की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? तो आंसर नंबर बी सही है। उसका समय काल था 606 से 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था। कौन से वंश का? पुष्यभूति वंश का राजा था, जिसने 606 647 ईस्वी तक राज्य किया। हर्ष के बारे में जानकारी हर्षचरित से मिलती है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोज निकालने एवं उस पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को प्राप्त है? यह आंसर सी, आचार्य सामशास्त्री को। क्या है ये, थोड़ा सा जानिए। कौटिल्य को चाणक्य एवं विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य का दूसरा नाम था चाणक्य, तीसरा नाम इसका विष्णुगुप्त भी था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, जो तत्कालीन राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि पर भली भांति प्रकाश डालती है। अर्थशास्त्र मौर्य काल के समाज का दर्पण है, जिसमें समाज के स्वरूप का सर्वांग वर्णन मिलता है। 20वीं शताब्दी में सामशास्त्री और गणपति शास्त्री ने अर्थशास्त्र की खोज की, उसे संपादित करके प्रकाशित किया। सामशास्त्री ने इसका अंग्रेजी अनुवाद 1915 में मैसूर से प्रकाशित किया था। गणपति शास्त्री ने इस पर एक टीका संस्कृत भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है, राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? तो सर्वाधिक निवास किया था वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसकी डिटेल देखिए। राजगृह अथवा राजगीर बिहार में नालंदा जिले में एक प्रसिद्ध शहर और अधिसूचित क्षेत्र है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। राजगीर से राजगृह बोलते हैं, जिसमें बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर जिस समय मगध की राजधानी थी, उस समय इसे राजगृह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? राजगृह के नाम से जाना जाता था। मथुरा से लौटकर राजगृह तक महाजनपद का सुंदर वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। मथुरा से रास्ता वेरंजा, सौरम्य, संकिसा, कान्यकूप जोते हुए प्रयाग, प्रतिष्ठापुर जाता था, जहाँ पर गंगा पार करके वाराणसी पहुँच जाता था। तो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। माना जाता है कि भगवान महावीर स्वामी ने वर्षा ऋतु में राजगृह में सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। प्रथम विश्व बौद्ध संगीति का आयोजन भी यहीं पर हुआ था। तो देखिए नेक्स्ट, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा
कौन सी थी? तो ये सबसे पहले पूजित मानव प्रतिमा थी भगवान बुद्ध की। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ इनका मूल नाम था। सिंगली अनुश्रुति खारवेल के अभिलेख अशोक के सिंहासन की तिथि कैप्टन पेंटन के अभिलेख आदि के आधार पर बुद्ध की जन्म तिथि 563 ईसी पूर्व स्वीकार की गई। इनका जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन की रानी महामाया के गर्भ से माघ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। कौन सा मुनि? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनकी माता माया देवी इनके जन्म के कुछ देर बाद ही मर गई थी। कहा जाता है कि तभी एक ऋषि ने कहा कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु बनेंगे। देखो, आगे चल करके वे एक महान साधु बने, जिन्होंने संसार को प्रकाश दिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको पुकारते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आंसर आपका सी है। किसने किया था? मैगस्थनीज ने किया था। इसकी डिटेल देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य हुई संधि के अंतर्गत, जहां सेल्यूकस ने अनेक क्षेत्र एरिया, अराकोसिया, जैड्रोसिया, पैरापनिसदाई आदि चंद्रगुप्त को प्रदान किए, वही उसने मैगस्थनीज नामक यूनानी राजदूत भी मौर्य दरबार में भेजा था। कौन सा? मैगस्थनीज। भारत में राजदूत नियुक्त होने से पूर्व मैगस्थनीज एराक्रोसिया, कहाँ का? एराक्रोसिया के अक्षत्र सिबाइडर्टियोस के यहाँ महत्वपूर्ण अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। मैगस्थनीज ने इंडिका में भारतीय जीवन, कौन सी पुस्तक में? इंडिका में भारतीय जीवन, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि सब का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के खंडों में विभाजित थे? आंसर नंबर बी, ये आयताकार खंडों में विभाजित थे। पूरी डिटेल यहाँ देखिए इसकी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में, कौन से जिले में? मांटगोमरी जिले में कांसी रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है पूरा स्थल है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन्स ने दी थी। 1940 में मार्टिमर मिलर ने हड़प्पा के पश्चिम दुर्ग टीले की सुरक्षा का प्राचीर स्वरूप ज्ञात करने के लिए यहाँ उत्खनन कराया था। इस उत्खनन के आधार पर व्हीलर ने रक्षा प्राचीर और समाधि क्षेत्र के पारंपरिक संबंधों को निर्धारित किया। यह नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ था। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्व टीले को नगर टीला तथा पश्चिम टीले को दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था। पश्चिम को दुर्ग टीला और पूर्व को नगर टीला के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आंसर डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। बाकी जौ, गेहूँ, चावल का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छे तरीके से था। देखो, तंबाकू की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई इसका ठीक से पता नहीं चलता। कहते हैं कि एक बार पुर्तगाल स्थित फ्रांसीसी राजदूत जॉन निकोट ने अपनी रानी के पास तंबाकू का बीज भेजा और तभी से इस पौधे का प्रवेश प्राचीन संसार में हुआ। निकोट के नाम को अमर रखने के लिए तंबाकू का वास्तविक नाम निकोसियाना, देखो कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रखा गया। तंबाकू दक्षिण अमेरिका का पौधा माना जाता है। इसकी खेती ऐतिहासिक काल से होते चली आ रही है। यद्यपि तंबाकू अयनवर्तीय पौधा है, तथापि इसकी सफल खेती तथा अन्य स्थानों में भी होती है, क्योंकि यह अपने को विभिन्न प्रकार की भूमि तथा जलवायु के अनुकूल बना लेता है। देखो, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सब इसमें डिटेल में आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये आंसर सी, कुंभा, काबुल, क्रम, कुरैम। इसकी डिटेल यहाँ देखिए। काबुल नदी अफगानिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। वैदिक काल में इस नदी को कुंभा, यानी कि उस काबुल नदी का नाम कुंभा तथा प्राचीन समय में कोफेसा नाम से जानते थे, जिसका नाम आज काबुल नदी है। वैदिक काल में कुंभा और प्राचीन काल में इसका नाम कोफेसा था। यह नदी हिंदुकुश पर्वत की संगलाक श्रेणी, कौन सी श्रेणी में? संगलाक श्रेणी में स्थित उनाई दर्रे के पास से निकलती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल इसी नदी की इस घाटी में स्थित है। अपने आखिरी बिंदु पर काबुल नदी स्वात
और 12 नदियों के जल को लाकर अटक के समीप सिंधु नदी में मिल जाती है। यह नदी नौका चालन के लिए बहुत अच्छी है। इसकी घाटी की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि, आंसर डी तथा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। देखिए, मौर्य युगीन साम्राज्य की समाप्ति के बाद शुंग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र हुआ, जिसने 36 वर्षों तक शासन किया। बौद्धिक ग्रंथ में पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया गया था। किस वंश का? मौर्य वंश का। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरीके से ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक के साथ। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये सभी टॉपिक जो है कंपटीशन के हिसाब से बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद। जय